देखिए, हमने पिछली क्लास में फर्स्ट पार्ट किया था पीजीबीपी का, जिसमें हमने बात की थी कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड है, एडमिसिबल डिडक्शंस कौन कौन सी हैं। और इसमें जो मेन आया था, एक तो सेक्शन 32 था, और एक हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पीजीबीपी का लास्ट क्लास में हमने देखा था, एक चार्जिंग सेक्शन है कि पीजीबीपी में कौन कौन सी इनकम होती है, हम इनकम कैसे निकालते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, डिसअलाउड अलाउड एक्सपेंसेस लेस हो जाने चाहिए, ऑलरेडी लेस हो चुके होते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 30 से 37 है जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं, उसमें 30-31 तो नॉर्मल बिजनेस के मशीन और बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे। डेप्रिसिएशन एक अलग तरीके से अलाउ होता है, जिसके अंदर हम टेंजिबल असेट्स को अलग और इंटेंजिबल असेट को अलग करते हैं। ब्लॉक सिस्टम रहता है, डब्ल्यूडीवी मेथड रहता है। टेंजिबल में 3 मेजर हेड होते हैं, हमारे ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। और इंटेंजिबल में एक ही रहता है, 25% वाला। इसमें हम 180 डेज से कम होता है तो हाफ रेट लगाते हैं डेप्रिसिएशन का, अदरवाइज पूरा लगाते हैं। ये डिटेल आपको पिछली क्लास में बताया था। और दो सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलता है, या तो सारी की सारी असेट ब्लॉक से रिलेटेड सोल्ड आउट हो जाए, या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाए। ठीक है, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये 21 से डिसअलाउड हुआ है, पहले लग जाता था, इंटेंजिबल एसेट में ले लेते थे, अब नहीं लगता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर जो पहले यूज नहीं हुई है, 20%, 180 डेज से कम होगी तो 10%, बट आपको पुराने टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में स्ट्रेट लाइन मेथड का भी ऑप्शन है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं तो वहां पर हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज और कैपिटल गेन का सिचुएशन आता है। जैसे हमारा डब्ल्यूडीवी है 50,000, इससे कम में सेल आउट होगा तो जो लॉस होगा उसे हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और वो पीजीबीपी में अलाउड एक्सपेंस में आएगा। अगर डब्ल्यूडीवी से ज्यादा अप टू कॉस्ट सेल आउट होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उसे बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे, पीजीबीपी में प्रॉफिट माना जाएगा। और अगर कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचेंगे तो अप टू कॉस्ट प्रॉफिट तो बैलेंसिंग चार्ज होगा ही, लेकिन उससे ऊपर का प्रॉफिट कैपिटल गेन माना जाए। ये हमने पढ़ा था। अगर आपका कोई भी डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, अगर डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट से ज्यादा है तो उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, और वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉसेस को तो 8 साल, बट डेप्रिसिएशन जो है वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए चाहे कैपिटल नेचर हो चाहे रिवेन्यू नेचर हो, 100% अलाउड हो जाते हैं, कैपिटल नेचर भी। और इवन कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, इस बिजनेस स्टार्ट होने के 3 साल पहले तक के भी खर्चे अलाउड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी यही लिखा है कि आपको लॉस नहीं होगा कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस की वजह से। अगर लॉस होगा तो उसे भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये भी न्यू रिजीम में है। अगर आप किसी और को पेमेंट करते हैं तो न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा, ओल्ड रिजीम में आपको जाना पड़ेगा, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा करते हैं और उस पर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को अगर बिना बिजनेस में यूज करे सेल आउट करेंगे तो जितने में भी बेचेंगे अप टू द कॉस्ट वो सब बिजनेस इनकम माना जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन। और अगर बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो ब्लॉक के अंदर आ जाएगी वो एसेट, 0 डब्ल्यूडीवी पर, और उसके बाद ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से काम चलेगा। ठीक है, और नया जो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेसेस है सेक्शन 35 एडी में, उसमें लिखा है जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, 100 बेड्स मिनिमम होने चाहिए, इस टाइप के होटल्स हैं 2 स्टार या उससे ज्यादा, बहुत सारे हनी बी से रिलेटेड है। तो उनके लिए ये था कि वो अपने कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को भी पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ना हो। और वो जो बिजनेस के लिए एसेट एक्वायर कर रहा है, जो पीएनएल में डेबिट किया, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है, वो 8 साल तक आपको अपने पास में रखना है, बट शिफ्ट होना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में।
35D में हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जा सकता है 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स, ठीक है। बट वो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है विच इज अलाउड टू बी रिटर्न ऑफ एज ए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? इट कैन बी एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ 5% ऑफ प्रोजेक्ट or 5% of capital employed, whichever is higher, and then it will be compared with eligible actual expenditure whichever is less. तो ये अमाउंट होगा 5 ईयर के लिए 1/5। VRS भी 5 ईयर के लिए अलाउ होता है। और इसके अलावा और बहुत सारे छोटे एक्सपेंसेस थे जो नॉर्मल थे, और एक हमारा जनरल अलाउंस था कि बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर विल बी अलाउड। एक जनरल डिडक्शन था। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ इन एडमिसिबल डिडक्शन मींस जो खर्चे अलाउ नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा कौन से एक्सपेंस अलाउड है, अब है कि कौन से खर्चे अलाउड नहीं है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में तो वो अलाउ नहीं है। उसका रीजन क्यों नहीं है अलाउड? उसका रीजन ये है कि सेक्शन 80 टू 80C में वहां पर अलग से डिडक्शन मिलती है, बट वो न्यू टैक्स रिजीम में मिलती नहीं है। वो बात ध्यान रखना है ना। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह इंडिया के बाहर, और आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको वो खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, क्योंकि आप सोचो ना, आप इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो इंडिया में टैक्स ड्यू, देखो इंडिया में कमाया जाए या इंडिया में पैसा मिले वो सबके लिए टैक्सेबल है, इवन वो नॉन रेजिडेंट है तब भी। लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो इंडिया के बाहर और उससे टीडीएस काट नहीं रहे हो, तो वो क्या करेगा, इंडिया में टैक्स देने कभी आएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, वो आपका नुकसान करेगी। वो क्या, हम आपका ये खर्चा डिसअलाउड करते हैं। तो बात तो वही हुई ना। देखो क्या होता है, ए को ये टैक्स देना, इनकम टैक्सेबल करनी है, उसने उसने दिया नहीं, आपकी बी है, आप आपकी इनकम में जुड़ गया, वो आपकी इनकम में जुड़ गया, तो बात तो वही हो गई ना। आपने टैक्स दे दिया उस पर। तो आपके लिए कोई खर्चा डिसअलाउड होना मतलब आपकी इनकम बढ़ा देना, और आपकी इनकम बढ़ाना मतलब आपने टैक्स देना उस पर। तो अगर कोई पर्सन है जिसने रॉयल्टी देना है, इंटरेस्ट, टेक्निकल फीस देना है, और इंडिया के बाहर देना है, नॉन रेजिडेंट को देना है, फॉरेन कंपनी को देना है, तो वो खर्चा तभी लिख सकता है पीएनएल में जब उस पर टीडीएस काटा जाए, है ना, up to the end of the year, and also tax has to be deposited 31 मार्च तक। अगर आपने टीडीएस काटा है तो उसका पैसा फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा भी कराना है, अदरवाइज इस साल नहीं अगले साल ये खर्चा लागू होगा। तो आपको क्या जिम्मेदारी है आपकी, आपको ये क्या लिखा है, अमाउंट शेल अलाउड टू बी डेबिटेड ओनली। आपको केवल कब डेबिट करने देंगे पीएनएल में, ओनली इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स अप टू द एंड ऑफ द ईयर। आपने इस साल के एंड तक उसको कट करा है और उसको जमा भी कर दिया है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न से पहले। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, और जिस ईयर में गवर्नमेंट को दोगे उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो आपने 23-24 में 15 मार्च को टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो आपने रिटर्न फाइल करने से पहले जमा कराना है, तो इसी साल अलाउड हो जाएगा। मान लिया आपने ये दिसंबर में डिपॉजिट किया, तो रिटर्न की डेट के बाद में डिपॉजिट किया, तो अगले साल आपको ये खर्चा अलाउ होगा, इस साल डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी को इंडिया में पेमेंट कर रहे हो और टीडीएस नहीं काट रहे हो, इंडिया के बाहर पेमेंट करना है और टीडीएस नहीं काट रहे हो, तो 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीडीएस इंडिया में पेमेंट करने पर नहीं काट रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। तो इंडिया के बाहर किसी को पेमेंट करने पे 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा, और इंडिया में किसी को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस कट करना है लेकिन नहीं कर रहे हो, तो 30% टीडीए एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा। लेकिन
जिस ईयर में टीडीएस कट करके जमा करा दोगे उस ईयर में बचा हुआ 30% भी आपको अलाउ हो जाएगा। ये क्लियर है? अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह दिया जाता है, तो वो कितना अलाउड है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, following amount shall not be deducted in computing the business income। आपको एक है ना बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा बताता हूं। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर, कोई भी चीज है, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकम कुछ भी है, अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई खर्चा अलाउड है, खर्चा अलाउड, एक्सपेंडिचर अलाउड का मतलब जो वो पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, जैसे मान लिया सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, और एक्सपेंडिचर अलाउड है, मींस अपने पीएनएल में लिख सकता है ये खर्चा, तो पार्टनरशिप फर्म का तो प्रॉफिट कम हो गया, तो वो इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर कोई खर्चा इनके लिए डिसअलाउड है, डिसअलाउड है मतलब इनकी इनकम में जुड़ गया है, तो वो इनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान से इसे पढ़िए। यहां लिखा है कि ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। रेम्युनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर वो होता है जो काम नहीं कर रहा है आकर के, स्लीपिंग पार्टनर है। अगर पार्टनरशिप अलाउ नहीं करती है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट नॉट ऑथराइज्ड, इंटरेस्ट मोर देन 12%। अब यहाँ इंटरेस्ट के एग्जांपल से समझो, मान लिया हम इंटरेस्ट 14% दे रहे हैं, तो 14% में 2% डिसअलाउड है, 12% अलाउड है। तो ये जो 2% अलाउड डिसअलाउड हो गया, ये इसके लिए पार्टनर के लिए 2% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो ये अलाउड हो गया 12%, इनके लिए 12% टैक्सेबल हो जाएगा। और पार्टनर को जब ये चीज मिलती है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और याद रखिए, रेम्युनरेशन की लिमिट बना रखी है कि इस लिमिट से ज्यादा रेम्युनरेशन अलाउ नहीं होगी पार्टनर को। ये लिमिट है ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट। तो जो फर्स्ट 3 लाख है, फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट है स्टार्टिंग का, फर्स्ट 3 लाख उसका 90% कितना होता है? मान लिया किसी में फर्स्ट इंटू 90% और 1,50,000 विच एवर इज मोर। मान लिया किसी का प्रॉफिट है ही 250, किसी का प्रॉफिट है ही 2 लाख, 2 लाख का 90% 180 या 150 जो भी ज्यादा हो, तो ये 180 की रेम्युनरेशन अपने पार्टनर को दे सकते हैं। और अगर ये 1 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट है तो 1 लाख का 90%, तो 90 और 150 जो भी ज्यादा। इसका मतलब अगर टोटल रेम्युनरेशन 150 है तो फिर तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 150 तक तो वैसे ही अलाउड है, कम से कम 150 तो अलाउड ही है। और अगर 3 लाख से भी ऊपर चले गए, 3 लाख तक तो 270 हो गया, उससे ऊपर चले गए तो बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%। ठीक है, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट का मतलब है जो हम प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर की रेम्युनरेशन वाली सारी चीजें ऐड कर दो। ठीक है, जैसे आपको याद है पार्टनरशिप में हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट जो पी&एल से आता था, तो वो, लेकिन यहाँ लिखा है फर्दर अगर इनका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीशिएशन है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन है, तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी एडजस्टेड, बट अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो एडजस्ट नहीं हो।
और जैसा मैंने बोला था, कोई भी प्रॉफिट, सैलरी कुछ भी मिल रहा है पार्टनर को, तो वो टैक्सेबल या एग्जम्प्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि फर्म के लिए क्या हुआ। जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट फर्म के लिए टैक्सेबल होता है, तो वो प्रॉफिट जब पार्टनर को मिलता है तो एग्जम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम अलग से बात करते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल बात है कि अगर आप कोई भी खर्चा, देखो पीएनएल में आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हो, और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो टैक्स भी कम हो जाता है। तो हर कोई एसएससी क्या चाहेगा, कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस को पीएनएल के डेबिट में लिखे, ताकि प्रॉफिट कम दिखाई दे, टैक्स कम देना पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात पे नजर रखेगा कि अगर आपने कोई भी खर्चा पीएनएल के डेबिट में लिखा हुआ है, फालतू का खर्चा है, तो उसे वापस से प्लस कर दे। तो उस बाद में सोचो, आप सोचो कि क्यों खर्चे ये डिसअलाउड हो रहे हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सोचो, फालतू के उटपटांग खर्चे लिखे हैं, सब वापस से प्लस हो जाएंगे। तो पहला, पेमेंट टू रिलेटिव, रिलेटेड पर्सन, एक्सेस पेमेंट रिलेटिव को कर रहे हो, अपने जान पहचान वाले को फालतू के उटपटांग बिल बनाकर फालतू के खर्चे दिखाए जा रहे हो, सब डिसअलाउड हो जाए। प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000, क्योंकि आप 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो, अगर आप पेमेंट करोगे तो वो अलाउड नहीं होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में 35,000, नॉर्मल में 10,000 है। तो आपको चाहे रेवेन्यू है चाहे कैपिटलेचर है, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट ज्यादा ना करें, उसको रोकने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आप बैंक को ही पैसा दे रहे हो, तो बैंक में तो कैश ही जमा कराओगे ना, तो वो अलाउड है। आप ऐसे गांव विलेज में पेमेंट कर रहे हो जहाँ बैंक ही नहीं है, तो वहां तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह के लिए, अब मान लिया आप किसी गरीब किसान विसान से कुछ खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उसे चेक या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, वो क्या भैया मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं, तो उसे दिक्कत ना हो उसके लिए। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, बैंक में ट्रांसफर पैसा जमा करा रहे हो, क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पर अगर आप किसी पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद, तो ग्रेचुटी वगैरह की, तो वहां 50,000 रुपए तक की पेमेंट अलाउड। ठीक है, बैंक बंद है किसी दिन या हॉलीडे स्ट्राइक है, तो वहां कैश पेमेंट हो सकती है, या कोई और बात बताई जाए। ग्रेचुटी बच्चों दिया जाता है जब रिटायर होता है एम्प्लॉय, तो उसको प्रोविजन उसका अलाउ नहीं है, आप ऐसी उटपटांग प्रोविजन बना रहे हो तो वो अलाउ नहीं है, तो डिसअलाउड है। ऐसी नॉन स्टेचुरी या अनरिकॉग्नाइज फंड में कुछ भी पैसा जमा कराओगे तो वो अलाउ नहीं है, स्टेचुरी होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट अलाउ नहीं है, किसी भी डिविडेंड दे रहे हो, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं होगा। कोई भी प्रोविजन बना रहे हो बिना किसी लाइबिलिटी के, अलाउ नहीं है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रहे हो तो अलाउ नहीं होगा, अनटिल अनलेस उसके चोट लगी और पैसा उसको देना है। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है पीएनएल में लिखना, इलीगल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू पीएनएल बिजनेस वो अलाउ नहीं होगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा, पेनल्टी फाइन अलाउ नहीं होगा। आप पर किसी फाइन लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई, वो खर्चा आपका हो गया, गवर्नमेंट ने आपको रसीद दे दी, बट वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो पेनल्टी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा इंडिविजुअल बिजनेस में, कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ लिया है 12% तक अलाउड होता है। सैलरी टू प्रोप्राइटर अलाउ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में अलाउड है ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट, वो हमने पढ़ लिया है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पहले होते थे, परक्यूजिट पर टैक्स लगते थे, अब नहीं होते हैं, फिर भी आएगा तो डिसअलाउड। रिलेटिव को एक्सपेंड हम देख चुके हैं, नॉन काउंटर ये भी देख लिया है, ड्राइंग्स नहीं है अलाउड, इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है, वेल्थ टैक्स भी डिसअलाउड है। ये कुछ मैंने ऐसे एक्सपेंसेस लिख दिए हैं जो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद असेट व्हिच आर पार्टली इन बिजनेस एंड पार्टली इन पर्सनल यूज, तो जितना आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो उतना खर्चा अलाउड होगा, जितना पर्सनल यूज कर रहे हो उतना खर्चा अलाउ नहीं होगा। डिडक्टिबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो अंडर सेक्शन 40 पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल टैक्स इज नॉट अलाउड बिकॉज दीज वर नॉट कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये पर्सनल लाइबिलिटी माना जाता है, इसलिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जीएसटी, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब अलाउड है। ठीक है,
अगर इंटरेस्ट आपने दिया है लेट पेमेंट के लिए इनकम टैक्स के, तो वो इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं, लेकिन जीएसटी लेट पेमेंट के लिए दिया है इंटरेस्ट, वो अलाउड है। तो जीएसटी अलाउड है, उस पर लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट अलाउड है, इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, उसके लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं है। ठीक है। इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट दिया, अलाउड नहीं है। जीएसटी पेमेंट करने के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, अलाउड है। ओके, क्लियर। इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम में नहीं आएगा। जीएसटी रिफंड इनकम में जुड़ेगा क्योंकि खर्चा एक्सपेंडिचर माना गया था। इंटरेस्ट मिला है रिफंड के लिए, बिजनेस की इनकम होगी। जीएसटी रिफंड के लिए, इनकम टैक्स के लिए मिला तो वो अदर सोर्सेज की इनकम होगी, क्योंकि वो बिजनेस इनकम में नहीं आया था। ठीक है। इनकम अंडर सेक्शन 41, इन जनरल ए पर्सन कैन नॉट हैव इनकम अंडर द बिजनेस विदाउट बिजनेस कैरिड ऑन। आपका बिजनेस चलना चाहिए तभी तो आपकी बिजनेस की इनकम होगी। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है, चाहे आपका बिजनेस बंद है तो भी वो माना जाता है। ठीक है। रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, इफ एसएससी हैज डेबिटेड एनी अमाउंट टू पी&एल, बाद में वो पैसा वापस आ रहा है आपके पास, बिजनेस आप बंद कर चुके हैं, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसी बैलेंसिंग चार्ज पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बिजनेस बंद हो गया, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है और वो बिजनेस की इनकम होती है। बेडर्स रिकवर्ड, सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये सब टैक्सेबल होते हैं इवन तो बिजनेस आपका नहीं है तब भी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, अगर आपने कोई असेट खरीदी फॉरेन करेंसी से फॉरेन एक्सचेंज में ना, बिजनेस के लिए, वहां पर दो करेंसी इन्वॉल्व है, आपने लोन ले लिया, लोन पर आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट, वैसे भी पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट कर रहे हो तो करेंसी चेंज हो गई, रेट, आपने डॉलर $10,000 की एसेट खरीदी, लोन लिया, जिस समय एसेट खरीदी उस समय $1.78 का था, आज 80 का है। तो ये लिखा है पेमेंट करते हुए अगर कोई भी along with interest if and following value will respect actual cost, amount of capital expenditure, scientific research, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के लिए वैल्यू चेंज हो सकती है, लिखा है ना। तो यहां पर लिखा है साफ साफ कि वेयर एन एसेसी इज एक्वायर्ड in foreign currency and due to the change in foreign exchange rate there is an increase or decrease in liability at the time payment, चाहे वो आप कॉस्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी जो आपने एसेट खरीदा है, द फॉलोइंग वैल्यू में बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। तो आप क्या करेंगे, अपनी एसेट की वैल्यू को चेंज करेंगे, उसे पीएनएल में नहीं डालेंगे। आपने एसेट को खरीदा, उसकी वैल्यू चेंज हुई फॉरेन एक्सचेंज की, तो आप एसेट की वैल्यू को चेंज करो, ना कि उसे पीएनएल में डालो। 43B कहता है कुछ खर्चे केवल तभी अलाउ होंगे जब आप उसकी एक्चुअल में पेमेंट कर दो, ड्यू बेसिस पर नहीं, पेमेंट बेसिस पर। तो ये है पहला खर्चा, गवर्नमेंट को कोई भी टैक्सेस दे रहे हो तो, अगर आप गवर्नमेंट को कोई भी टैक्सेस दोगे तो जब तक उसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं करोगे, जब तक वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का बोनस कमीशन अपने एम्प्लॉयज को देंगे, लीव सैलरी एम्प्लॉय को देंगे, तो जब तक उसकी कैश पेमेंट नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा अलाउ। इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक से ले रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, छुट्टियों का पैसा है, रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे तभी अलाउड होंगे जब आप इनकी पेमेंट एक्चुअल कर देंगे। पेमेंट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले करनी, फाइनेंशियल ईयर एंड तक नहीं, जिस दिन रिटर्न जमा कर रहे हो उससे पहले पेमेंट कर दोगे तो अलाउ हो जाएगा। ये पॉइंट जो अब आया इसके बारे में पिछले साल बहुत बवाल हुआ था, या इसी साल की बात है, बहुत ही ज्यादा हुआ था ये। और मतलब इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी, और क्योंकि सब लोग
प्रैक्टिकली मेरे पास फोन आ रहे थे, इसी साल की बात है, 31 मार्च से पहले 20-25 मार्च के आसपास सब लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि हम क्या करें। तो ये थोड़ा नया पॉइंट है, तो एग्जाम में आ भी हो सकता है एग्जाम में आया भी हो, अभी मैंने देखा नहीं। एनी सम पेबल बाय एसएससी टू ए माइक्रो और स्मॉल, देखिए 3 टाइप की जो है कंपनी इन्होंने बोल रखा है छोटे लेवल के लिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन यहां ये लिखा है एनी सम पेबल टू बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल। माइक्रो और स्मॉल, यहां मीडियम की बात नहीं है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ, उस एक्ट का नाम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, इसलिए यहां मीडियम का नाम है। लेकिन ये सेक्शन माइक्रो एंड स्मॉल के बारे में ही कह रहा है, वुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड। ये कहना जा, इन्होंने ये सेक्शन इसीलिए बनाया, क्या करते थे कंपनी वाले या कोई भी एसएससी, जो छोटे बिजनेस है ना उनको पैसे देने में परेशान करते, उनको पैसा दे नहीं दे और ड्यू बेसिस पे परचेजेस वगैरह अपने पीएनएल में लिख रहे हो आप। तो इन्होंने कहा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम उसको इस साल डिसअलाउ कर देंगे, जिस साल पेमेंट करोगे उस साल अलाउ कर देंगे। तो जब सबका फोन आने लग गया मेरे पास कि भाई क्या करेंगे क्या करेंगे, क्या हमारी परचेजेस हमारी इनकम में जुड़ जाएगी, क्योंकि वो देसी लोग होते हैं उन्हें नहीं पता ज्यादा, वो कहता हमारी, हमने सुना जितना भी हमने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से, माइक्रो और स्मॉल से खरीदा है, वो सारी परचेजेस हमारी इनकम में जुड़ जाएगी, वो ये कहने लगे। मैंने कहा देखो, जो आपने पेमेंट नहीं करी है वो अलाउड नहीं है, वो उनको देसी भाषा में यही कहा, हाँ वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, लेकिन जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल वो माइनस हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं सुनना चाहते, वो कह रहे हैं हमारी इनकम में जुड़ जाएगी। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है सेक्शन 15 जो है एक्ट, वो पता क्या कह रहा है, वो ये एक्ट कह रहा है कि जो भी आप माल खरीदते हैं इनसे और आपस में एग्रीमेंट करते हैं राइटिंग में ना, और वो एग्रीमेंट राइटिंग में 45 दिन से ज्यादा उधार हो ही नहीं सकता एज पर लॉ। आप अगर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ खरीद रहे हैं और अगर आप आपस में रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट 45 दिन से ज्यादा उधारी के लिए इलीगल है, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो वो 15 दिन ही माना जाएगा। इसका मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट करना है। तो मैंने उनसे देसी भाषा में कहा कि आप जो भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के साथ डीलिंग कर रहे हैं उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लो 45 दिन का, और 31 मार्च से 45 दिन पहले 16 फरवरी तक। तो मैंने कहा 16 फरवरी तक की जो पेमेंट है उसको कर दो, और कह रहे हैं उसके बाद की पेमेंट, मैंने कहा उसके बाद की पेमेंट अगले साल के एंड में करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अगले साल के एंड तक होनी चाहिए। वो कह रहे वो भी क्या 45 दिन में, मैंने कहा नहीं, क्योंकि जिस साल दोगे उस साल पेमेंट हो जाएगी। तो अगर एग्रीमेंट है तो 45, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर। और मैंने कहा झंझट ही खत्म करना, एग्रीमेंट नहीं है बैक डेट में ये वो, मैंने कहा 15 मार्च 16 मार्च के बाद की परचेजेस की टेंशन मत लो, 16 मार्च से पहले की जितनी भी परचेजिंग है उनका सबका हिसाब क्लियर कर दो, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो यहां लिखा है इफ द सम पेबल पेड एज पर रिटर्न एग्रीमेंट और विद इन 15 डेज, तो ये खर्चा आपको ड्यू बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या खर्चा हो जाएगा, ड्यू बेसिस पे। However, if the sum payable by SSC to micro small is not paid within 45 और मान लिया 30 दिन का आपस में एग्रीमेंट है तो 30 दिन, नहीं तो 15 दिन, मैं मानता हूं 15 दिन। अगर मान लिया 15 दिन में पेमेंट नहीं करा तो जिस साल पेमेंट करा उस साल, मैंने कहा भैया फंस जाओगे। अगर आपने मान लिया 1 मार्च को परचेजेस है, एग्रीमेंट है नहीं और उसकी पेमेंट 31 मार्च तक नहीं करी, तो इस साल तो डिसअलाउड होगा, अगले साल अलाउ होगा, अगले साल पेमेंट। तो वो प्रैक्टिकली पता क्या, अब कुछ मुझे ऐसे मिले जो माइक्रो स्मॉल वाले थे, वो कह रहे हमारे को बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारा तो फायदा होना चाहिए। कह रहा नहीं हो रहा फायदा। क्यों, कह रहे जो हमसे वो खरीद रहे हैं ना, वो खरीद ही नहीं रहे अब हमसे मार्च में, और खरीद रहे हैं तो कह रहे हम बिल इसका अप्रैल में लेंगे, या हम खरीद ही नहीं रहे, तो कह रहे हमारी मार्च में सेल ही नहीं हो पा रही। तो
सेक्शन 44AA कहता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है। तो सेक्शन 44AA1 कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय नोटिफाइड प्रोफेशनल। पहले प्रोफेशनल की बात है कि जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जैसे लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चुरल प्रोफेशन है, अकाउंटेंसी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डेकोरेशन है, ये सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं इन सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या क्या, कैश बुक, जर्नल, कार्बन कॉपी ऑफ बिल 15-25 से ज्यादा, ये सब मेंटेन करना, और इन्हें कम से कम कितना 6 साल तक का मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपए हर साल के लिए ना। और जहां पर आप बिजनेस करते हो वहां पर इस सबको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन हर एक नोटिफाइड को नहीं। तब अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 1,50,000, अब देखो 1,50,000 साल भर की है तो 1,50,000 साल भर का मतलब क्या हो गया, रिसीट, इनकम नहीं, रिसीट। इसका मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कह रहे हैं सबको ही बनाना है। तो लेकिन आपको ये याद रखना है, ग्रोस रिसीट एक्सीड 1,50,000 इन ऑल ऑफ द 3 years immediately preceding the previous year। मतलब हम जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पिछले 3 सालों में, तीनों सालों में 1.5 लाख से ज्यादा की रिसीट होनी चाहिए। और नया बिजनेस है तो पिछले 3 साल तो होंगे नहीं, तो नए बिजनेस में इस साल हमारी 1.5 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद, तो उस समय हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और 44AA सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है और बिजनेस और प्रोफेशन है एग्जिस्टिंग, तो जहां पर बिजनेस की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, या सेल्स 25 लाख से ज्यादा है। अब इन एनी वन ऑफ द 3, पिछले 3 साल में कोई भी एक साल, जबकि यहाँ पर ऊपर जो लिखा था वो तीनों साल के लिए लिखा था, यहाँ पर 3 में से कोई भी एक साल लिखा, और नया बिजनेस है तो वहां 2.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट या 25 लाख से ज्यादा सेल होने की उम्मीद है। इंडिविजुअल या एचयूएफ से अलग है तो वहां पर 1, 20, 10 लाख है, 2.5 लाख 25 लाख की जगह लिमिट। ठीक है। अब ऑडिट की बात करें तो सेक्शन 44AB कहता है कि कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी टोटल सेल, टर्नओवर या रिसीट बिजनेस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। लेकिन उसके आगे क्या बात बताई है, 44AD, अभी हम आगे पढ़ेंगे, 44AD में वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा है। तो वरना नॉर्मली क्या है, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं या प्रोफेशन है, बिजनेस है, अगर बिजनेस है और आपकी सेल या रिसीट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 44AD में हैं और 2 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर आप 95% या उससे ज्यादा पैसा किसमें लेते हैं, ऑनलाइन सब लेते हैं, कैश में नहीं लेते, तो आपकी ये लिमिट सीधा बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगी 1 करोड़ की जगह, अगर आप सारा पैसा ऑनलाइन चेक के थ्रू ही लेते। ठीक है। 44AE हम अभी पढ़ेंगे, वहां पर अगर हमारे पास जो इनकम है हमारी वो 44AE से कम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 44AE हम नहीं मानते, तो हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है। 44AD अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर हम जो इनकम है उससे कम इनकम कह रहे हैं तो भी हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की होनी चाहिए। ठीक है। और हमें 30 सितंबर तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमने प्रीएम्प्टिव बेसिस पर कुछ इनकम निकालते हैं जो
इनकम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मान लिया एक छोटा मोटा दुकानदार है, एक कन्फेक्शनरी शॉप है, एक किराने की दुकान है, वो बेचारा अगर अकाउंटिंग करवाने लगेगा पागल हो जाएगा। तो छोटे बिजनेस के लिए आसान सेक्शन है, सेक्शन 44AD। क्या कहता है ये कहता है कि एक वॉलंटरी स्कीम है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म ही ले सकते हैं इसको। कौन ले सकते हैं? जिनकी सेल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसीलिए बोला था 2 करोड़ से ज्यादा अगर है तो फिर उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अभी अभी हमने पढ़ा था 44AD में, ठीक है। और 3 करोड़ है इनके लिए अगर ये 95% पैसा कैश ना लेकर के ऑनलाइन से लेते, तो वो इनके लिए लिमिट फिर 3 करोड़ हो जाए, ठीक है। और इनकम कितनी मानी जाएगी? 6%। जितना भी इनके पास पैसा आया है उसका 6%, अगर वो पैसा बैंक में आया है, और 8% अगर वो पैसा कैश में आया। तो कहने का मतलब है एक छोटा मोटा दुकानदार है, वो क्या कहेगा, मेरी इतनी सेल है, उसका कैश सेल है तो उसका 8%, और जो बैंक में पैसे आए हैं उसका 6% इनकम मानी जाएगी। कोई लंबा चौड़ा पीजीपीपी अलाउड डिसअलाउड फलाना ढमकाना कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो इससे ज्यादा इनकम चाहे तो दिखा सकता है, इससे कम नहीं दिखा सकता। कम दिखाने के लिए उससे सारा ऑडिट वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। डेप्रिसिएशन वगैरह सब अलाउड हो गया, ये सब मान लिया जाएगा। अब ये किसके लिए था? बिजनेस है तो, और किसी का प्रोफेशन है तो उसके लिए क्या है? 44ADA। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि भैया आपकी 50% इनकम मानी जाए, क्योंकि प्रोफेशनल का जो पैसा होता है उसका खर्चा बहुत कम होता है, इनकम ही होती है। तो यहाँ 50% इनकम मानी जाएगी, 50 लाख रुपए तक की रिसीट, क्योंकि 50 लाख से ऊपर तो उसको टैक्स ऑडिट ही कराना पड़ेगा। फिर जब टैक्स ऑडिट कराएगा तो इनकम आराम से निकाल लेगा। अगर उसको 95% से ज्यादा पैसा बैंक में आया तो ये लिमिट बढ़ के 75 लाख हो, ठीक है। सारे खर्चे अलाउड हो गए हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। ये बात क्लियर है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है 44AE। अब ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इनकम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको आसान बनाने के लिए कहा गया जिनके पास जो छोटे ट्रांसपोर्टर है, छोटे ट्रांसपोर्टर वो हैं जिनके पास 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं है। वो कौन है? छोटे ट्रांसपोर्ट। उनके लिए सेल की मायने नहीं रखती, अमाउंट कितना सेल का, व्हीकल की ओनरशिप मायने रखती है कि आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल ना हो, ठीक है। और हैवी व्हीकल और स्मॉल व्हीकल के लिए बता रखा अलग अलग हिसाब। अब स्मॉल हैवी व्हीकल कौन से हैं? जिनका वजन 12,000 किलो से ज्यादा है, 12 टन से ज्यादा वजन है, तो उसे हम हैवी व्हीकल बोलेंगे। और उसमें 1,000 रुपए पर टन, जो भी वेट है उसका 1,000 रुपए पर टन के हिसाब से पर मंथ हम इनकम मान लेंगे। मान लिया हमारी गाड़ी 15 टन की है, 15 टन इंटू 1,000 कितना हुआ? पर मंथ की इनकम मानी जाएगी, इंटू 12, जितनी हमारे पास ये ओनरशिप रही थी। और इसके अलावा जो व्हीकल है वो हमारे कौन से हैं? अदर देन हैवी व्हीकल। उनकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 7,500 रुपए पर मंथ, ठीक है। 7,500 रुपए पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी यही माना जाएगा, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपकी मर्जी है, आप ड्यू बेसिस या कैश बेसिस पे जैसे चाहें वैसे आप अकाउंटिंग कर सकते। तो ये था पीजीबीपी जो मैंने अब सेकंड पार्ट किया, पिछले वाले को भी थोड़ा सा मैंने बता दिया था, और इसमें मैंने बाकी की सारी चीजें कवर करी है। दोनों मिलाकर मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे के अंदर हो गई होंगी। पूरे 1.5-2 घंटे में अगर आप पूरा पीजीपीपी का रिवीजन कर लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा है और इसको तो कई दिन लगेंगे रिवाइज करने।